सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल तेज़ी के साथ बदल रही है। पीडीएम का एहतजाज जो शुरू हुआ इस्तीफ़ों के मुतालबे पर, उसके बाद आज की खबर आ गई है कि नून लीग जो कि मुश्किलें फंस गई थी, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी थी और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि एक ही हल है, इन हाउस तब्दीली लाई जाए, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जिसके बारे में पहले भी बात हुई, जिसको मुस्तरद किया नून लीग ने। और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ का बयान इस पर सामने आया। मियाँ साहब ने कहा कि इस तरह करके हम 2018 के इलेक्शन को कवर अप कर रहे हैं। लेकिन अभी के इजलास जारी, जिससे खबर सामने आई है कि अब नून लीग ने ये फैसला कर लिया है कि वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। क्या वाकई पीडीएम जो है वो अपनी अब साख खो रही है? जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से बात की जा रही है कि पीडीएम में अब वो बात नहीं रही, पीडीएम जिस तरह प्रेशर बिल्डअप कर रही थी अब वो चीज़ नहीं रही है। आहिस्ता आहिस्ता अब ये अपनी एक जो पावर है वो हल्की होती चली जा रही है। बार बार इस बात का दिया जा रहा है। मरीम नवाज़ ने भी आज इजलास में यही बात कही कि पीडीएम का ये इत्तेहाद जो है ये बरकरार रहेगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पहले ज़रा मैं इस पर बात करूं कि अभी इजलास की अपडेट क्या है। ज़ाहिर जो भी चल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकई ये फैसला कर चुकी है। फिर मैं अपने मेहमानों पर आती हूँ। सिद्दीक साजिद मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा ये इजलास अभी तक जारी है, क्या ये फैसला हो गया है कि नून लीग हिस्सा ले रही है सेनेट इलेक्शन में? जी, अब से थोड़ी देर पहले ही ये मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था वो खत्म हो गया है और इस इजलास में तौसीक की गई है कि मुस्लिम लीग नून सेनेट का जो मैदान है वो खाली नहीं छोड़ेगी और सेनेट के जो इंतखाबात है उसमें जो है वो हिस्सा लेगी। अलबत्ता बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीडीएम की जो अब बड़ी जो दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून, इन दोनों की जो अब राहें हैं, जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ नजर आ रहा है। और आज जब मरीम नवाज पार्लियामेंट पहुंची थी तो उनसे एक सवाल किया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद की बात की, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देने के बजाय ये कहा, देखेंगे जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये मामला पीडीएम के सरबराही इजलास में सामने लेकर आएंगे, वो 4 फरवरी को इजलास होगा, उसमें पता चल जाएगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है और उसको भी मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। आज बाकी तो उन्होंने लंबी चौड़ी बातें जो की वो महंगाई, बेरोजगारी, हुकूमत की नाकामी और बाकी जो हुकूमत मुखालिफ इकदाम है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अलबत्ता ये कहा कि सेनेट के इंतखाबात की हम तैयारी करेंगे और भरपूर अंदाज में इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे। खासतौर पर इनके पंजाब के ऊपर ज्यादा इनकी नजर है क्योंकि वहां से ये 4 से 5 सीट वो निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से मरीम नवाज ने ये कहा कि अब सेनेट का जो इलेक्शन है जो है वो हिस्सा जो है वो लिया जाएगा। दूसरी जानब हमने देखा कि जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है, जो उनके असीर अरकान है शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, उन दोनों की नशिस्त खाली थी, लेकिन उनकी खाली नशिस्तों पर उनकी दोनों की तस्वीर जो है वो रखी गई थी। आज तवील अरसे बाद आज यहाँ पे आई थी और अभी उनकी मुलाकातें जो है वो अपोजिशन रहनुमा है नवीद कमर वगैरह, उनसे भी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होंगी और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगी। लेकिन जो मजमूरी तौर पर पार्लियामानी पार्टी का इजलास था, ये मरीम नवाज ने जो गुफ्तगू की है उसमें जो पीडीएम के हवाले से जितने भी उनसे सवालात उनके इत्तेहाद के हवाले से किए गए थे तो उसमें वो काफी मोहतात नजर आई, क्योंकि वो बार बार यही बात है कि पीपल्स का जो इत्तेहाद है ये बरकरार रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी भी है, उस पॉलिसी को भी देखना पड़ता है और मैं तो मियां नवाज शरीफ का एक पैगाम लेकर आई हूँ और वो पैगाम यही है कि इस हुकूमत को टफ टाइम देना है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, दूसरी बात उनकी जानब से कि ये भी कही गई कि मियां नवाज शरीफ में ये जितने भी हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं उनके साथ जो है वो इत्तेहाद रखा जाए। और तीसरी बात ये कि अपोजिशन हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। ठीक है, मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद। लेकिन वाकई पीप ने नून लीग को डाल तो मुश्किल में ही दिया है। अब ये क्या वाकई अलग अलग हो जाएंगी मुस्तकबिल में राहें और मुनासिब वक्त और क्या हो सकता है सेनेट इलेक्शन से पहले? क्या सोच क्या रही है पीडीएम? और अगर पीडीएम अभी ये फैसला नहीं करेगी तो पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? वो तमाम सवालात हैं जिनके मैं आज के शो में सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करूंगी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद। लगारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। लगारी साहब, ये जो सवाल मैं बार बार उठा रही हूँ और काफ़ी दिनों से उठा रही हूँ कि तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जिस पर नून लीग एक तरफ हो गई, खुद JYF ने भी कहा कि भी मुनासिब वक्त नहीं आया। पहले इस्तीफों पे ही कहा गया कि मुनासिब वक्त नहीं आया, फिर ना उस तब्दीली पर भी ये कहा गया कि मुनासिब वक्त नहीं आया। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने
मियाँ साहब को एक कॉल की थी, ये कुछ पिछले महीने की बात है, और उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है पीडीएम को जिंदा रखने के लिए। ये जो इत्तेहाद है इसको आगे लेकर चलने के लिए अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो वो बात नहीं रहेगी। तो आपको क्या लग रहा है, हम इस सवाल का क्या समझते हैं, तजिया देंगे कि पीडीएम अगर ये मुनासिब वक्त नहीं समझती कि सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे दें, इन हाउस तब्दीली, तो फिर आगे पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? लगारी साहब, एक तो कि इत्तेहाद जो हैं ये पहला इत्तेहाद तो है नहीं, मुल्क में बहुत से इत्तेहाद बने हैं, आप पूरी एक तारीख बनी है इसकी। आप देखें अयूब खान के दौर में भी बड़े अलायंसेस बने, और उससे पहले यानी पहला अलायंस तो जुगतू फ्रंट का बना था जो ईस्ट पाकिस्तान में बना था, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से और इत्तेहाद बनते रहे, इस तरह के जीडीएम, एमआरडी, पीएनए, ये सारी की सारी नेशनल अलायंस और बहुत सी और चीज़ें होती रही हैं। और इत्तेहाद होते हैं ख़ास मकासद के लिए, और इत्तेहाद जो होते हैं वो हमारे यहाँ हुकूमत को गिराने के लिए इत्तेहाद होते बनते रहे हैं। एक इत्तेहाद इस सिलसिले में जो कामयाब हुआ वो पीएनए का था, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की और जनरल ज़ियाउल हक की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल थी उस इत्तेहाद को, और इस वजह से जो है वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ अगरचे वो बहुत उनका ज़ोर जब ठंडा पड़ गया था तो ज़ियाउल हक ने देखा कि अब हाथ से निकल जाएगा सब कुछ, तो फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। उसके अलावा कभी भी अपोजिशन का इत्तेहाद मतलूबा नताइज इस तरह हासिल नहीं कर सका है कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद मंजूर करा ली गई हो या हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया हो। ऐसा हुआ है कि इत्तेहाद बनाया गया और इत्तेहाद चलाया, ज़ोर पड़ा, फिर इशारा मिला, फिर एक आर्टिकल 58(2)B जो है वो एक्टिवेट हुआ और उसने हुकूमत को चलता कर दिया, लेकिन अपोजिशन ने नहीं किया। वो एक डंडा था, एक आइन के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी हुई थी जो हुकूमतों को गिरा सकती थी। तो अब भी यही हुआ है। एक तो ये कि अपोजिशन के पास प्लानिंग नहीं थी, अपोजिशन ने इस पर बहुत ज़्यादा सोचो विचार नहीं किया था। अपोजिशन ने जितने उनके कार्ड हो सकते थे, मुमकिन कार्ड जो कभी भी नहीं खोले जाने चाहिए थे, सारे खोल कर मेज़ पर बिखेर दिए और मेज़ पर रख दिए सारे के सारे, आइए देखिए। तो अब इससे हुकूमत को मौका मिला कि हुकूमत ने अपनी सबबंदी की और हुकूमत ने अपना एक नया मुतबादिल बयानिया दिया जो असर पजीर भी हुआ। असल में अगर आप पार्लिमानी पार्टी हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट को छोड़ दें, इस्तीफे दे दें, घरों में जाकर बैठ जाएं और या सड़कों पर आ जाएं। कोई इनकलाबी अमल तो हो नहीं रहा था। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कि जनाब अगर कोई तहरीक चलेगी तो उसके नतीजे में काया पलट हो जाएगी, हस्त नेस्त और नेस्त हस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी तक ये कहने का मतलब है आपका कि अभी ये 2 साल तो आराम से निकालेगी हुकूमत? नहीं, मैं एक दिन का भी नहीं कहता हूँ, इस तरह की बात मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। हालात कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो पीडीएम पैदा नहीं कर सकती। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि एक हद तक के पीडीएम जो है अगर इसी तरह से जो पिछले उन्होंने कई महीनों तक अपनी कारकर्दगी और एक्टिविटी दिखाई है, ऐसे ही नतीजे अगर वो हासिल करना चाहते हैं इसके नतीजे में, इस एक्टिविटी के नतीजे में, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। ठीक है, पॉइंट देखें ऐसा बड़ी अपनी अच्छी और बहुत खुली बात आपने की है कि ऐसा ना तारीख में कभी हमने देखा और ना ही ऐसा आगे मुस्तकबिल में हो सकता है। कुरैशी साहब, आप लोग खैर मुतमईन है काफ़ी हद तक और हुकूमत जो है वो अपनी स्ट्रेटजी भी तय कर चुकी है, लेकिन एक मामला है वो है सेनेट इलेक्शन का। इसके तरीक़ेकार हुकूमत चाहती है कि तब्दील हो जाए और उसमें इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुका है। अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और ये चीज़ अभी चल रही है, अभी ज़ाहिर इसका फैसला नहीं आया है। जो भी इसका फैसला आता है और अगर ये होता है कि जी ज़ाहिर तशरीह मांगी है आपने कि तशरीह कर दी जाए आइन के आर्टिकल की, और अगर ये नहीं हो पाती है और फिर आपको जाना पड़ता है कि जी जाइए, कह देती है सुप्रीम कोर्ट कि ये मामला आप पार्लियामेंट ही करें, तो फिर आप लोगों के हालात तो अच्छे नहीं हैं अपोजिशन के साथ। ना ही आपने कभी इस बात पर एक कोशिश करी कि ऑर्डिनेंस के अलावा ही बिल बैठ कर कोई चीज़ हो सके, तो कैसे किया जाएगा ये सब कुछ? देखिए सुमैया, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अमूमी तौर पे हुकूमतों को जब भी आइन के हवाले से किसी रहनुमाई की जरूरत रही है तो माजी में भी हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली। और जो प्रे हमारी है, हमारी प्रे भी यही है कि चूंकि सेनेट के इलेक्शन में बहुत सारे वाकयात इस तरह के हुए कि जिन जमातों की बज़ाहिर अक्सरियत थी, जब रिजल्ट आया तो डिसीजन उसके खिलाफ आए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग जिन्होंने कानून साजी करनी है वो अपनी जमातों के साथ अपने उस ओथ को ब्रेक करते हैं जो वो इलेक्शन से पहले लेते हैं, टिकट के वक्त लेते हैं, मुंतखब होने के बाद लेते हैं, तो कोई सूरत हाल को हम तो फिर आम आदमी पर तो फिर कोई
पे कानून लागू नहीं होता। और आप देखें यही प्रे माजी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की रही। और मैं आज बड़ा हैरान होता हूँ कि अमूमी तौर पे वो लोग जिनको ये दावा रहा हो कि वो जमहूरियत के बड़े उनको जमहूरियत का बड़ा दर्द है, वो जमहूरियत के बड़े दवाई हैं, वो डेमोक्रेसी के प्रोसेस को मुकम्मल करते वक्त अपनी जातीय अना को हमेशा सामने रखते हैं। ये वक्त है हम सब लोगों के लिए। जहां तक आपका ये क्वेश्चन है कि हमने अपोजिशन से कभी बात नहीं की, ऐसा नहीं है। अपोजिशन से हमेशा हर मौजू पर बात की जाती रही है। ज्वाइंट टीम्स बनी। आप ये बात जानते तो है ना नदीम कुरैशी साहब, ये टेक्निकल मामला है। अगर आप चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करते हैं तो उसमें तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकली जब आप सेनेट इलेक्शंस करवाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप शो ऑफ हैंड के जरिए कराएं, वो सीक्रेट बैलेट के जरिए ही कराना होता है। अब टेक्निकली यहाँ अगर फंस जाएगी हुकूमत तो कोई प्लान बी भी तो होगा ना हुकूमत के पास, और प्लान बी ये हो सकता है कि आप फिर जाहिर है इसके लिए आप कानून साजी करें, मामलात को इस तरह टेकअप करें। तो ये कहना कि ऐसी बात नहीं है जी हमारी अपोजिशन से बातचीत है, सर ऐसा नहीं है। अभी आप जानते हैं कि जब स्पीकर ने बुलाया था और बातचीत करने की अपोजिशन से कोशिश की थी जो कोई अच्छे नताइज हासिल नहीं हुए थे, तो कोई आपकी बैक चैनल कोई गुफ्तगू तो हो रही होगी ना अपोजिशन से कि उनको बिठा सकें, फिर आगे उनकी मदद भी चाहिए होगी। देखिए सुबह मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं फिर उस बात को दोहरा दूं जो आपने पहले अपने अभी इंट्रो में फरमाया। हुकूमत हर वक्त अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, मां सिवाय करप्शन केसेस के हवाले से जो डिमांड्स आती रही जाहिर भी और बिहाइंड द सीन भी, उस पर इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है आपके सामने है। बल्कि कई जगह आप देखें सोशल मीडिया पर बहुत सारे जोक्स बन गए हैं इस हवाले से, लेकिन इमरान खान एक संजीदा बात कर रहे होते हैं कि अगर पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी रियासत ने आगे बढ़ना है तो हुक्मरान या ताकतवर लोग कानून से बालातर नहीं हो सकते। कानून अगर गरीब को गिरफ्त में ले लेता है, साइकिल चोर तो जेल जाए और अरबों रुपए के डाके डाले वाले लोग विक्ट्री के निशान बनाए अदालतों के बाहर, ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो अभी भी कुछ खास तो नहीं हो रहा। देखिए फिर वही एक लंबी बहस छिड़ जाएगी कि अगर एहतसाब की बात करें तो एहतसाब के नाम पर तो मजाक ही हो रहा है। अगर लोग जो गिरफ्तार हुए बाद में उनकी जमानतें भी हो गई, नैब कुछ साबित भी नहीं कर सका, और अभी तक यही सब कुछ हो रहा है। देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं, आज हमने एक टारगेट कर लिया अपना सब लोगों ने कि हमने अपने इदारों को हर सूरत नेगेटिव टारगेट करना है, नेगेटिव डिस्कस करना है। नहीं नेगेटिव की बात क्या है सर, ये तो वो है जो रियलिटी है, इसमें नेगेटिव की क्या बात है? मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज, एक मिनट दीजिएगा। मैंने सुना अगले रोज और हम सुन रहे हैं सब लोग जी नैब ने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया। मैंने दो केसेस को जाती तौर पे मैंने रीड किया, पढ़ा, एक मुराद अली शाह साहब का और एक सलीम मांडवी साहब साहब का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन दोनों केसेस में नैब ने कोई इनिशिएट नहीं लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के का एक ज़िली इदारा है FMU, फंड्स मॉनिटरिंग यूनिट, जहां पर अगर किसी भी शख्स की, वो आप हो या मैं हूं, अगर हमारी मंथली ट्रांजैक्शन, एनुअल ट्रांजैक्शन बैंकों की नॉर्मल ट्रांजैक्शन से जब बिलियंस में जाएगी, मतलब मेरी 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हफ्ते की होती है और वो चली जाएगी करोड़ों में, तो वो मॉनिटरिंग यूनिट आज खुद उसको अपनी कैटेगरी में ले लेगा। उन्हीं इदारों की वजह से मुराद अली शाह साहब पे केस बन रहा है, उन्हीं इदारों की वजह से सलीम मांडवी वाला साहब को बुलाया जा रहा है, लेकिन और इन्हीं इदारों की वजह से शुगर के अंदर कुछ नहीं हो रहा। ये बात भी हकीकत है। पॉइंट टेकन, मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा। ये जो एक नैरेटिव है लगारी साहब हुकूमत का कि जी हर चीज़ पर बात हो सकती है, करप्शन पे कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जब सवाल किया जाए करप्शन पे आपने कितनी रिकवरी की है, कितनी मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए, जितने लोगों को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ नैब क्या साबित कर सका, तो उस पर ही कहा जाता है कि जी नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव ना पेश किया जाए। और जो अभी तक केसेस आपके सामने नैब के आए लगाई साहब, हमने भी देखे, नून लीग के लोग देख लें, पीपल्स पार्टी के देख लें, तो वो सब सामने हैं, और जो शुगर स्कैंडल का हल हुआ वो भी हमारे सामने। देखें असल बात यह है कि एहतसाब का अमल कभी भी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, और एहतसाब के अमल के पीछे एक इंतकाम होता है जो हिरासा करने का मतलब है कि कल ये नदीम कुरैशी साहब उस तरफ खड़े होंगे जब इनके ख़िलाफ़ एहतसाब हो रहा होगा और कोई और आने वाली मुस्तकबिल की हुकूमत कर रही होगी, तो हम फिर कह रहे होंगे कि जनाब ये जो है इंतकाम हो रहा है। इंतकाम का सिलसिला जो शुरू हुआ, जो फाउंडिंग फादर्स से हमारे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब का मसला शुरू हुआ था, और किस तरह से जो करारदाद लाहौर पेश करने वाले मौलवी AK फजलुल हक जो है, उनको कहा गया था कि तुम गद्दार हो और तुम चोर हो और तुम खाइन हो।
और उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को कहा गया था कि तुम चोर हो, खाइन हो, गद्दार हो, उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। आज भी तो यही हो रहा है लगारी साहब। यही हुआ जब मौलवी ए.के. फजलुल हक के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी हुकूमत तोड़ी गई। 1 साल 1.5 साल के बाद फिर उनसे कहा गया आइए जनाब आपको गवर्नर बनाते हैं, और फिर गवर्नर बना दिया गया। यानी ये होता रहा है और आज भी यही हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो पढ़ें, रोज़ाना कहा जाता है यार लोगों की इज्जत से ना खेलें, लोगों को जो है इतना ज़्यादा हिरासा ना करें, आप लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल करें। इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि नैब के लोग खुद उनका एहतसाब होना चाहिए, कोई ऐसा अमल भी होना चाहिए कि इनका एहतसाब हो सके कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन अभी जो खता कलामी की माफ़ी, लेकिन आप देखें ना अभी तक जितनी जमातें हैं खासतौर पर अपोजिशन की, कोई ख़ास नहीं कुछ कर पाई। अगर हम बात करेंगे जी आपने पिछले अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, इस इदारे को ख़त्म करने के वजह से आज कहा जाता है हमसे गलती हो गई, लेकिन आज भी अगर प्रेशर बढ़ाने की बात है हुकूमत पर तो नहीं बढ़ा पा रही हैं। अपोजिशन जिस तरह से रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि अपोजिशन का ग्राफ तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और अपोजिशन ने जो कुछ माजी में किया उसी का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये कहा गया था मियां नवाज शरीफ से कि जनाब ये जो एहतसाब का इदारा है ये लामहदूद अख्तियारात का हामिल है और ये आइन से मावरा इसको बनाया गया है, पाकिस्तान का आइन जो कुछ कहता है उसके मुताबिक नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ आमादा नहीं हुए थे और उनके ख्याल में उनका ये उनके जहन में था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो अपोजिशन को रगड़ा देंगे और रगड़ा देने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे एहतसाब के इदारे को। और लेकिन मसला ये होता है कि जब आप शख्सियात को आगे रखेंगे और मुल्क को आगे नहीं रखेंगे तो फिर इसी तरह के नतायज हासिल होंगे। आज तक पाकिस्तान को आगे नहीं रखा गया, पाकिस्तान के अजीम तर मफाद को आगे नहीं रखा गया। लूट मार, इन्होंने जाकर जो कंपनियां हायर की थी उनको क्या पेमेंट्स हुई हैं। आपने जो ये ब्राडशीट का एक मामला थोड़ी है, ऐसे और मामला खुलकर आपके सामने आएंगे कि कितनी कंपनियों को हायर किया गया, कितने करोड़ों अरबों के हिसाब से जो है वो लोगों को पे किया गया और इन पे जो इन रकूम हासिल करने वाले हैं उनमें तो बड़े बड़े पारसा नाम हैं, ऐसे नाम भी हैं जो कल भी बड़े मनसब पर थे, बहुत बड़े मनसब पर थे और आज भी बहुत बड़े मनसब पर हैं और उन्होंने भी लाखों करोड़ों हासिल किए हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि जो कुछ हासिल करने के लिए ये सारा खेल होता रहा है। लेकिन लगारी साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि कुछ है ही नहीं, इसलिए साबित नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन कमजोर है जिसकी वजह से वो साबित नहीं कर सके। कंपनियां हायर की थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 कंपनियां हायर की थी और मालूम ये हुआ कि वो कंपनियां ही फ्रॉड थी, वो कंपनियां फ्रॉड थी। 1 महीना पहले कंपनी बनाएगी और उसका हायर करके कहा जाओ भाई इंक्वायरी करो। जब उसने 1-2 इंक्वायरियां की, अच्छा उनकी भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। ये कहानी है दोनों तरफ से। अपोजिशन से एक कहानी है कि हमें क्लीन चिट मिल गई, हुकूमत की तरफ से एक कहानी है कि नहीं भाई ये सारे मुजरिम हैं, इनके सारी चोरियां आ गई, ये कोई चीज नहीं है। लेकिन कोई साबित नहीं हो सका, कुछ भी साबित नहीं हो सका है। होगा भी या नहीं। एक बात साबित हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ लोगों को हायर किया था, उनके साथ यकतरफा मुआहदा किया गया था जो उनके मफाद में था। अच्छा, और उनको अदायगियां की गई। मैं ये समझती हूँ कि अवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है उनके असल इशूज से मामलात हटाने के लिए, ताकि उस पर बात ना हो, ये कोई और ही मामला कोई और ही बात होती रहे, इसी पर बात करते रहें, इसी पर डिस्कशन करते रहें। अच्छा एक चीज़ है नदीम कुरैशी साहब, मरियम नवाज कह रही है मिन्नतें तरले कर रही है हुकूमत के, मुज़ाकरात कर लो हमसे, लेकिन हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो क्या वाकई हुकूमत कर रही है मिन्नतें अपोजिशन की? अच्छा मुझे तो नहीं नजर आया हुकूमत को मिन्नतें कर रही है। मैंने तो और आपने वो क्लिप देखा जिसमें मरियम साहबा बड़ी एक शफकत के साथ फजलुर रहमान साहब के कंधे पे उन्होंने, मैं मतलब तंजन नहीं कह रहा, मैं तो उनकी एक शफकत में कह रहा हूं कि जिस तरह से वो वहां उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, तो मैं समझता हूँ वो मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें कर रही है कि आप इस इत्तेहाद के साथ खड़े रहे। क्योंकि मैं अब मुझे अपने 2 मिनट जरूर देने हैं। आप ये देखें कि पीडीएम के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं उनके टारगेट्स क्या हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपने मुख्तलिफ नेशनल हलकों से कैंडिडेट नहीं मिले 2018 के इलेक्शन में। पीएमएलएन की गिरती हुई साख और पीएमएलएन की लीडरशिप की फैमिली क्राइसिस जो उन पे करप्शन केसेस हैं, ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने कोशिश की। हालांकि इन्होंने हर जलसे के बाद मुख्तलिफ इनके लीडर्स ने अपनी अपनी पार्टी के स्टांस को भी वाज़ेह किया
और अगर कोई महमूद अचकज़ई साहब ने स्पीच की या अनस नूरानी ने कोई खिताब में अपना मिसाइल दागने की कोशिश की तो इन्होंने उसे डिस्टेंस किया। इट मींस इनका इत्तेहाद गैर फितरी है और ये सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे। इसके साथ मैं बज़त एहतराम लगारी साहब से भी अर्ज करूंगा कि वो के फजल हक और हुसैन शहीद सोहरवर्दी की जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल थी उनको आज के हुक्मरानों के साथ, आज की लीडरशिप के साथ अगर मिलाएंगे तो ये तारीख का लिखने वाला आने वाले दिनों पर इस पर मोतरज होगा, क्योंकि के फजल हक या हुसैन शहीद सोहरवर्दी की कोई फॉरेन प्रॉपर्टीज सामने नहीं आई। मैं समझता हूँ आज नैब पे बहुत सारे लोग एतराज कर रहे होते हैं। चूंकि मैंने इसको स्टडी किया, मैंने देखा कि पाकिस्तान के इसे एक इदारे ने, ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जिसने 1 रुपए के एक्सपेंस के एवज 18 रुपए रिकवर किए। मैंने 2 मिनट दे दिए आपको कुरैशी साहब, अब मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एहतसाब का इदारा सिर्फ एक तरफ ही एहतसाब क्यों कर रहा है? अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? अगर आप लोगों के अपने लोगों पर सवालात हैं तो उनके मामले पर नैब कुछ क्यों नहीं कर रहा? वहां गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती हैं? सेंट्रल पावर केस में जो नौजवान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको फांसी दी गई, फेडरल लॉजी से उसकी लटकी हुई लाश मिली। आज तक नैब के लोग सवाल कर रहे हैं। मेरा मकसद नैब नहीं है, मैं नैब का स्पोक्समैन नहीं हूं। मैं पाकिस्तान के हर उस इदारे के हवाले से बात करूंगा जहां अभी तो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्पोक पर्सन नहीं हूं नैब का। अपनी फैमिली थ्रेट के बावजूद कोशिश करते हैं पाकिस्तान को सर्व किया जाए। 400 अरब रिकवर किया है नैब ने। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर केसेस को प्रूव करने का किसी का डाटा है तो नैब का 65% इस वक्त डाटा है नैब के पास। अच्छा। जो केस ने प्रूव किया है। आप पुलिस को, एफआईए को, एंटी करप्शन को देख लें, नैब की बहुत सारी चीजों पर मुझे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एतराज एक तरफ, लेकिन जाहिर है क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। इदारा आपके ही अंडर आता है। आप लोगों को अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो जवाबात आप लोगों ने अब ज़ाहिर ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि आप जानते हैं कि तालीमी जो निज़ाम था वो किस कदर हमारा तहबाला हुआ इस पेंडेमिक में। लेकिन अब तलबा ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, उस पर एहतजाज भी किया जा रहा है। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वापस आते हैं अपने मौजू पर। जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि जो हालात हुए पेंडेमिक में तालीम के हवाले से, ज़ाहिर ये तो पूरी दुनिया में ही था, लेकिन पाकिस्तान में आप जानते हैं गरीब मुल्क है, वैसे ही रिसोर्सेज कम हैं। तालीमी निज़ाम जब ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ तो एक तबका था जो कि गरीब तबका था, वो एक तरफ रह गया। ज़ाहिर वो तो नहीं कर सकता था ये सारे मामलात। अब तलबा ये कह रहे हैं, जबकि हुकूमत कह चुकी है कि अब जो एग्ज़ाम्स हैं इस बार ऑनलाइन नहीं होंगे, एग्ज़ाम फिज़िकल जाकर देने पड़ेंगे। तलबा एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा उनका ये है, वो ये कह रहे हैं कि जी जो आपने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है, जिस तरीके से हमारा पूरा साल ये गुजरा है, इसी तरीके से पेपर्स भी लिए जाएं। तो मैं चाहूँगी कि पहले ज़रा दिखा देते हैं कि जो तालिब इल्म हैं उनका क्या मुतालबा है, उनका क्या कहना है, फिर इसमें बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़रा दिखाइएगा प्लीज़। हम ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, उन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ाया तो फिजिकल एग्जाम दे रही है। कैसा इंसाफ है कि ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल एग्जाम हमसे ले, हालांकि कोरोना की लहर दोबारा से इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। बड़ी बात है कि इधर सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर ये कैट, और जब एग्जाम में हम देते हैं आता है पेपर दे के इकोनॉमिक्स का दूसरे पेपर देते हैं व्हाट इज द अर्थ इन द सन। तो ये नहीं हो सकता। एक तो फिर ये पर्ची फेल हो जाती है 12,000 रुपये समर के लिए। ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ कहीं एहतजाज हुए, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, जिसका हमें कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। इन सब से थक हार कर स्टूडेंट्स ने एक फ़ैसला किया और एक कैंपेन चलाई जिसमें हमारा साथ दिया सर जवाद अहमद ने। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारा एक ग्रुप बना, उसमें एक लड़के ने हमसे जिक्र किया कि जवाद सर जो कि बच्चों के हक़ के लिए बहुत निकलते हैं, और उनसे हमारी मीटिंग तय हुई। हम उनके घर गए, उसमें 8 लड़के और कुछ लड़कियां थीं, और उन्होंने अपने ट्विटर में हमारे साथ वादा किया कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे। हमें ऑनलाइन एग्जाम्स चाहिए क्योंकि हमें कहा गया था कि आपको, हमने मैम वो सबसे पूछा भी था कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे क्या फिजिकल होंगे, और हमें कहा गया था कि आपके फिजिकल नहीं होंगे एग्जाम्स, मिड टर्म हमारा एग्जाम फिजिकली लिया गया था ऑनलाइन बोल के। हमें कहा जाता है कि ऑनलाइन में चीटिंग होती है। अगर ऑनलाइन में चीटिंग होती तो क्या हमारी इस यूनिवर्सिटी ये सब पहले नंबर पे आती? हम लोगों से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली और कहा कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, तो अब ये क्यों अपनी बात से मुकर हैं? सर अगर जैसे कि हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो हम एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना चाहते हैं,
और शफकत महमूद साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे पेपर ऑनलाइन दिलवाए जाएँ ताकि हम अपनी तालीम को आगे कंटिन्यू कर सकें। सारा सेमेस्टर ने ऑनलाइन पढ़ा है और अब कह रहे कि एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आओ, फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए, तो ये हम नहीं मानते क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता। एग्ज़ाम रूम में और क्लास ऑनलाइन हो गए तो इस तरह नहीं हो सकता। आपने सुना, लेकिन एक भी तालिब इल्म ने ये नहीं कहा कि वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि पेंडेमिक है, क्योंकि कोविड है। अगर कोविड है तो फिर एहतजाज में भी तो कोविड फैल सकता है। मजमा तो यहाँ भी लग रहा है, रश तो यहाँ भी लग रहा है। तो ये नहीं है, असल में मामलात ये हैं कि ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम का मुतालबा यूँ है कि ऑनलाइन पढ़ाई की गई है, लेकिन एहतजाज अभी भी लाहौर में जारी है और तलबा अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, ताबिश भट्ट से बात करें। ताबिश, अभी भी एहतजाज किया जा रहा है UTM की जानिब से और तलबा ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, क्या सूरत हाल क्या है इस एहतजाज की? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 से 4 घंटे हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर जौहर टाउन में ये यूनिवर्सिटी, उसके तलबा व तालिबात जो है बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी की मेन गेट के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। तलबा का ये कहना है कि जब ऑनलाइन जो है हमारी क्लासेज हुई है तो पेपर्स भी ऑनलाइन ही लिए जाए। तो जो है पैराडेमिक में जितनी भी इनकी फीसिस है वो फीसिस भी ली गई है और जो ना तो क्लासेस हुई है, जिसके बाद तलबा ने कहा कि मुतअद्दिद बार हमने शिकायत भी की कि ऑनलाइन पेपर लिए जाए, हमारी जो फीस है उसमें भी कटौती की जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमारे किसी भी बात पर जो है वो कान नहीं धरे। तो आज हमने जो है इस बात पर एहतजाज यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कर रहे हैं और यकीन करें यहाँ पर तलबा के पुलिस की जानिब से सर भी फाड़े गए, उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया यकीन करें इतनी बेबस है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया में अंदर से बाहर नहीं आया और यहाँ पर एक मैदान जंग का सा मंजर है। कभी तलबा जो है मेन लाहौर PIA रोड पर जाते हैं, वहाँ पर रोड को ब्लॉक करते हैं। अहकाम किसने दिए हैं पुलिस को? ताबिश, आपकी पुलिस एहलकारों से बात हुई कि तलबा पर लाठी चार्ज करने के अहकाम कहाँ से मौसूल हुए हैं उन्हें? अच्छा, इसमें कुछ तलबा व तालिबात जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की कोशिश जब वो करते हैं तो तब वो पुलिस एहलकार जो है उन तलबा व तालिबात पर जो है लाठी चार्ज करते हैं। अभी भी 3 से 4 तलबा को जो है सर पर जो डंडा मारा है, जिसकी बायस वो निजी हॉस्पिटल में इस वक्त मुंतकिल है। उन्होंने जो है चलाई है और दिखाया लोगों को कि यहाँ पर जो तलबा व तालिबात के साथ ये सलूक किया जा रहा है और UMP। ये तो बहुत अफसोसनाक है ताबिश, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिर्फ तलबा का एहतजाज जारी, बल्कि उस तलबा पर पुलिस एहलकार लाठी चार्ज भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मेरा अभी तक पॉइंट ये है कि मुझे, जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो तालिब इल्म एक्सक्यूज़ कर रहे हैं इस तमाम तर मामलात में, उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है जो पढ़ाई से वैसे ही भागते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो और अच्छा मौका मिल गया इस पेंडेमिक में कि हमें ना पढ़ना पड़े। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है कि वो चंद लोग जो हैं, क्या उनकी वजह से ऐसा हो रहा है या वाकई बहुत मुश्किल हो गया बच्चों के लिए कि वो ऑनलाइन पढ़ के फिजिकल एग्जाम दें? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ गुलकार जवाद अहमद साहब, जो कि बच्चों के एहतजाज में भी, तालिब इल्मों के एहतजाज में भी उनका साथ देते रहे, और नासिर जैदी साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब, आप ज़रा मुझे समझाइएगा कि जब ज़ाहिर कुछ तालिब इल्मों ने बताया भी कि उन्होंने आपको खुद अप्रोच किया, ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया, फिर आप उनके साथ गए एहतजाज में, आपने उनका साथ भी दिया, हमने फुटेजेस भी देखी। क्या लगा आपको कि आपको इनका साथ देना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जी, और हमारा तकाजा यही है इस पूरी आवाम के साथ कि अपनी गैरतमंदी जो है उसको जगाएं। और ये जो अमीर लोग आप पे हुक्मरान हैं, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज, 300 कनाल, हज़ार कनाल में रहने वाले, इनको सियासत से बाहर निकालें। बहुत हो गई है, ये एक तबका है जो हम पे मुसल्लत है और आम लोगों के लिए उनको पता भी नहीं उन्होंने करना क्या है, क्योंकि आम लोग उनका मसला नहीं है। तो अब ये जो मामला है, जब मेरे पास आया तो मुझे जो समझ आई बात वो ये आई कि सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम देना जिद नहीं है इनकी, इनके साथ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें ये बच्चे जो हैं ये अगर ऑन कैंपस जाके पेपर देते हैं और इनका ख्याल है कि ना लैब्स हुई हैं, ना हमारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैंपस जाके चीज़ें होती हैं, वो चूँकि नहीं हुई, तो बहुत से बच्चे जो कि ऑनलाइन उस ज़माने में सही तरह पढ़ भी नहीं सके। नया जब ये स्टार्ट हुआ तो लोगों को इंटरनेट का भी नहीं पता था कि करना क्या है, तो पढ़ाई भी उस तरह नहीं कर सके।
तो वो कहते हैं जब हम इधर जाएंगे तो कुछ लोग प्रिविलेज थे जिनके, अभी देखें ना क्लास का मसला है, कुछ लोग बेहतर थे, इक्विप्ड थे, उनको पता था इंटरनेट पे क्या करना है, वो उन्होंने बेहतर पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऑनलाइन जो है उस तरह बैठे रहे और वो बहुत देर के बाद उनको समझ आई इस पूरे मामला की। इवन इस हद तक हुआ कि जब ये थे और जब ये सबमिट करते थे अपना पेपर तो इनका पेपर सबमिट ही नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का मसला होता था, दूर दराज इलाके होते थे। तो इनके साथ बड़े बड़े मसले हुए और कहते हैं ना, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। तो वो तो ली नहीं गवर्नमेंट ने तो कोरोना के बारे में अभी तक नहीं ली। वो वैक्सीन लगा रहे हैं खुद, लेकिन आवाम को नहीं लगाने दे रहे। ये सब ने लगाई है वैक्सीन, सबको पता है कि वैक्सीन लगानी है, लेकिन आवाम के लिए क्यों? आपको नहीं पता कि मीडिया को मालूम है इस बात का कि ये वजीर आजम से लेके जितने भी ये लोग हैं, सब लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। आई है, इन सब ने लगाई हुई है। अच्छा, प्रॉब्लम ये कमाल है। मतलब नहीं जवाब साहब, आपको पता है तो आपको ये भी मालूम होगा कि वाकई आपके पास इस बात का कोई सबूत भी होगा। नहीं, सबूत किस चीज का होता है? वो तरदीद करें आगे। हाँ। इमरान खान आके तरदीद करें ना इस बात की कि उन्होंने नहीं लगाई। मैं भी आज ट्वीट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इमरान खान बताएं कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई। देखिए, सबूत हर चीज के नहीं होते। सबूतों पे तो नवाज शरीफ भी बाहर भागे हुए हैं। सबूत मिल गए आपको? क्या इमरान खान जो कुछ करते रहे जिंदगी में उसके सबूत हैं आपके पास सारे? ये रूलिंग क्लास के पास जितने भी सबूत होते हैं ये मिटा देते हैं, अवाम तक नहीं आने देते। इस बात को छोड़ें, असल बात तो ये है कि जो लोग हैं इनको दोबारा फीस देनी पड़ेगी। ये इनका मसला सिर्फ फीस का है। ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ऑनलाइन एग्जाम आप नहीं लेते, आप ऑन कैंपस आके लेते हैं, तो फिर अगर हम फेल होंगे तो हमें दोबारा चांस दें कि हम चूंकि ऑनलाइन पढ़े हैं तो हमारी फीस ना लें, जबकि यूनिवर्सिटीज में वो फीस ले रही हैं। तो उनके दो मुतालबात हैं, या तो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो लिए जाएं, और या अगर ऑन कैंपस लेने हैं तो हमारी फीस दोबारा ना ली जाए फेल होने की सूरत में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये फेल होंगे। और देखें एक बात है, बहुत से लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, और बहुत से लोग जब जमा होते हैं किसी एक इशू पे, तो उनको अपना इशू पता होता है। इनके जो पोल्स हुए हैं उन पे 95-96% लोगों ने कहा है कि हमने ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो ये डेमोक्रेसी है ना, ये एक जमहूरियत वाला मुल्क है। यहाँ पे लोगों की राय जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर लोग कह रहे हैं तो ये कौन होते हैं? ये जो स्कूलों के, कॉलेजों के कारोबार करने वाले हैं। आ रही थी, मुझे जरा ये बताइएगा कि आप अगर एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म एहतजाज करता है तो वो बच्चा क्या करे जो स्कूल में है? ज़ाहिर स्कूल में सिर्फ छोटे बच्चे नहीं होते, लेवल के तलबा भी हैं, बड़े बच्चे हैं जो फीसें दे चुके हैं, जो मजबूर हैं जिनके वालिदैन, और उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आप ये बात जानते होंगे कि जब बच्चों की फीसें अदा नहीं की जाती हैं तो उनको ऑनलाइन क्लास भी उनको परमिशन नहीं मिलती कि वो ले सकें, उनको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। वो एक सिस्टम है जो कि रुक जाता है। तो ब्लैकमेल तो हो रहे हैं पेरेंट्स, और शुरू से हो रहे हैं, और कोई चॉइस भी नहीं है। हुकूमत ने इससे पहले भी कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और ये जो एक प्राइवेट तबका है वो तो कर रहा है ब्लैकमेल। तो इस एहतजाज से क्या हासिल हो पाएगा? अपनी पार्टी के एक सरबराह के तौर पर आप उसी प्लेटफॉर्म से एक बात कर रहे हैं ना, बच्चों का साथ दे रहे हैं, क्या लग क्या रहा है आपको कि इस एहतजाज में इनका साथ दे के वाकई बच्चे भी कुछ हासिल करेंगे, और आप भी इनका साथ दे के वाकई वो बात पहुंचा पाएंगे कि जी ये जो मामला है, ये तो मुतालबा है, ये जायज़ है और उसको किया जाए? देखिए, अगर बहुत सारे लोग एक बात करते हैं ना तो मैं उनके साथ ज़रूर खड़ा होता हूँ सोच समझ के कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी ग्रीवेंस है क्या। लेकिन इस मामले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये सारे लोग जो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, इनके एहतजाज के नतीजे में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन कर दिया है। अब आप देखें कि सिर्फ 2-3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कह रही हैं कि नहीं हमने नहीं करना। अब उनकी क्या वजह है? वो इकोनॉमिक वजह हैं, फाइनेंशियल वजह हैं। अब ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अभी जो मुझे बताया गया है, अभी एक मेरा ख्याल है कि आपने एक लड़ाया भी है अभी एक लड़की का भी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है, और उन्होंने हमें कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कर दिया, और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी कर दिया। अब जिन्होंने नहीं किया उनसे पूछा जाए ना कि आप क्यों नहीं कर रहे, आपकी क्या कोई खास वजह है कि आप इन बच्चों को जो है वो तंग कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ये पहले हज़ारों के अंदर तादाद में थे, अभी भी हज़ारों की तादाद में, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो ज़ाहिरी बात है उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने कह दिया कि हो गया, तो उनमें से कुछ तो आ रहे हैं जो बहुत ही पुरअज़्म है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, बाकी लोग उनके साथ नहीं आ रहे। तो अब यही रह जाएंगे कुछ, और ये इनके साथ बड़ी ज्यादती होगी, ये जुल्म होगा। मेरा ख्याल है कि आप एक तरह से सिक्लूड कर देंगे उन तमाम बच्चों को जो चंद यूनिवर्सिटीज़ की हरधर्मी की वजह से ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट और भी डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इसमें वो तालिब इल्म
जो कि पढ़ाई से भागता था, उसका बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कशन कर चुकी हूँ इसी इशू पर। तो माहिर तालीम और जो प्रोफेसर्स हैं, जो ज़ाहिर जो तमाम तर चीज़ों को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हो लेकिन उसके बावजूद वो ऑनलाइन पेपर, वो इनके फिजिकल पेपर दे सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है उस बच्चे के लिए जो भाग रहा है पढ़ाई से, जिसको नहीं पढ़ना। तो क्या वाकई वो उन लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है, उन तालिब इल्मों का बहुत फ़ायदा हुआ है, उस स्टूडेंट का जो नहीं पढ़ना चाहता था, पेंडेमिक ने उसको एक्सक्यूज़ दे दिए? ये तो बिल्कुल हुआ होगा। मैंने आपको कहा पहले भी कि जो गैर मामूली हालात होते हैं उनमें गैर मामूली चीज़ें होती हैं, और डेफिनेटली पेंडेमिक से तो लोगों ने पैसा भी बड़ा बनाया। ये तो अभी आपको याद होगा कि एक मुशीर थे वज़ीर आज़म के, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था वो दवाइयों के हवाले से पेंडेमिक के अंदर ही, और वो आज उसके बाद वो चले गए ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। इसी तरह पता नहीं कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी लैब्स हैं जिन्होंने इतना पैसा बनाया है पेंडेमिक में कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अरबों रुपया बनाया है ये टेस्ट के चक्कर में और बहुत से। तो देखें, ये जो कहते हैं ना क्राइसिस के अंदर बहुत अजीब व गरीब काम होते हैं, पैसा भी बनाया जाता है और बहुत से लोग जो हैं वो परेशान भी होते हैं, बहुत से लोग फ़ायदा भी उठा जाते हैं। ये एक बिल्कुल एक अलहदा मैं मानता हूँ कि आर्गूमेंट है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इससे फ़ायदा हो जाएगा और वो चीटिंग भी शायद कर सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इतना बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के ऊपर ना इतना बदएतमादी नहीं करनी चाहिए कि हमें लगे कि हम सारे ही, हमारे बच्चे सारे, उनके वालिदैन सब चीटर्स हैं। अगर इस तरह होता तो फिर तो पाकिस्तान एक दिन भी ना चल सकता। तो मेरा ख्याल है कि लेजिटिमेट डिमांड भी है उनकी बात को भी गौर से सुनना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ मान गई हैं तो वो किसी वजह से मानी है ना, कोई लॉजिक उनको समझ आया है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं मान रही? मेरा ख्याल है कि ये उनको भी मानना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जवाद अहमद, सरबराह बराबरी पार्टी। और ज़ाहिर है वो इस तमाम तरह एहतजाज में तालिब इल्मों का साथ भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा उनके मुतालबात ऐसे भी कोई नाजायज़ नहीं है कि सुने ही ना जा सकें, सुनना ज़रूर चाहिए। हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि अगर तालीमी निसाब जो था वो पूरा इतना ज़्यादा आगे पीछे हो गया इस पेंडेमिक में, तो इस पर भी नज़रसानी की जा सकती है कि उनके एग्ज़ाम किस तरह लिए जाएँ। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।